हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पिछला चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब हमारा एक नया चैप्टर है गैसों का अणुगति सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो इसमें हम गैस के जो अणु होते हैं उनकी गति कैसे होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे उनमें आयतन, दाब, ताप में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि गैस के अणुओं की गति किस पर डिपेंड करती है और किस प्रकार से दीवार पर, बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि द्रव्य की वैसे भी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस होती हैं। ऐसे अवस्थाएं तो थोड़ी और वो भी हैं, जैसे चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। ऐसे मैक्सवेलियन, बोल्टमैन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फर्मियंस, और ये सभी स्टेट ही ऑफ मैटर ही हैं। लेकिन हम मेन कैटेगरी जो देखते हैं वो तीन है। ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे कम जो आयतन होता है वो ठोस का होता है, मतलब उनका फिक्स होता है। उससे ज़्यादा आयतन किसका होता है? द्रव का होता है। और सबसे अधिक आयतन कौन घेरता है? गैस घेरती है। लेकिन उनमें अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। अब बता रहा है कि लगभग गैस के परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के पास होती है, यानी 10 मीटर के रेंज की होती है। और वे लगभग स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं। और संघट्ट मतलब होता है कॉलिजन या टक्कर। ठीक है। जब दो अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत कम टाइम लेते हैं, बहुत तेज, एक टकराया कि तुरंत निकल लेते हैं, रुकते नहीं। ठीक है। तो बहुत कम समय में होता है टक्कर उनका। भौतिक गुण जो होते हैं गैसों के, जरा इस प्रकार से देख सकते हैं कि गैसों का कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता, जिसमें रख दिया जाता है वह उसी का आकार घेर लेते हैं। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है दीवारों पर दाब डालती है। गैसों पर दाब डालकर उसके आयतन में पर्याप्त कमी की जा सकती है। जैसा आपने देखा होगा, सीएनजी का सिलेंडर है, गैस को दबा करके उस सिलेंडर में पूरे को भर दिया जाता है। और कह रहा है गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ का घनत्व उसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था में उसके घनत्व की तुलना में बहुत कम होता है। आप जानते हैं सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो आप कहेंगे गैस का होता है। जैसा कि आपको पता चला कि अगर हम कह दें ऑक्सीजन का अगर हमने उसे बहुत ठंडा करके सॉलिड में बदल दिया, और कुछ ऑक्सीजन को लिक्विड के दबाव डालकर लिक्विड में, और ऑक्सीजन को कुछ मात्रा क्या किया जाए, आप कहेंगे कि वैसे ही गैस मात्रा रहने दें, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? ठोस का। उससे कम द्रव का। और सबसे ज़्यादा जो कम होगा वो किसका होगा? गैस का घनत्व कम होगा। ठीक है। अब बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, जैसे चार्ल्स बायल, ग्राहम आदि ने इनका अध्ययन किया और उन्होंने कई नियम प्रस्तुत किए। तो देखिए, पहला नियम आता है बॉयल का। तो बॉयल के नियम को याद रखने के लिए शॉर्टकट में याद रख सकते हैं BT, यानी बॉयल किस पर कहते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कहते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करते हैं तो बचा के हमारे पास P, V और T तीन चीज़ें होती हैं। इनमें से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वेरी कौन कौन से करेंगे? प्रेशर और वॉल्यूम। तो कह रहा है नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, देखिए आयतन, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। तो आप देखेंगे कि ये हमारा बॉयल्स लॉ है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं? एक नियतांक लाते हैं K/P, या PV बराबर क्या होता है? PV बराबर K होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ है। ठीक। इसी प्रकार से हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। तो चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ में इसी प्रकार से देखिए, इसको हम कहते हैं CP, शॉर्टकट याद रखते हैं CP। कहते हैं चार्ल्स एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। या V बराबर कितना होगा? KT, या VT, V/T बराबर कितना होता है? K। हम इसे कह सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लॉ है? ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं, देखते हैं कि दाब का नियम भी है। दाब का नियम है तो इसमें देखिए दाब का नियम लिखा है, इसमें टेम्परेचर भी है। इसका मतलब क्या कांस्टेंट होगा? आयतन, यानी हम कह सकते हैं कि
P और V, PV का नियम, PV मतलब प्रेशर लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यह P इज इक्वल टू KT, ठीक है, या P बटे T इज इक्वल टू K, या इसी को हम कह सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। ये हमारे नियम है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा रूल है आदर्श गैस। आदर्श गैस होता क्या है? तो कहा जाता है कि ऐसे गैस जो क्या करते हैं, चार्ल्स और बॉयल के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और आपको पता है कि हमारी कोई भी गैस एग्जैक्टली देखा जाए तो सभी ताप व दाब पर आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं करती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक गैस कहते हैं, रियल गैस कहते हैं। तो जो चार्ल्स और बॉयल के नियमों का पालन करें उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और देखिए गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी चर जो इनके हैं बदलने वाले, इनके बीच जो भी समीकरण संबंध स्थापित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो देखिए हमारा कह रहा है कि कोई गैस है, तो उस आदर्श गैस है, तो कह रहा है उसका दाब कितना P1 और आयतन V1 और टेम्परेचर T1, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि P1 से इसका दाब कितना कर दिया जाए, P2, और V1 से कितना हो जाए, V डैश हो जाए, और टेम्परेचर कितना हो जाए, T1 से T2 हो जाए, ठीक है भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि P1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को तो भी कांस्टेंट रहने दीजिए, कह दीजिए 1 है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V डैश होगा, होगा ना। तो V डैश इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, P1 V1 अपॉन कितना, P1 V डैश, इसे कर दीजिए P1 और V डैश। देखिए इरेजर कहाँ है, ये है, तो देखिए इसे हटा दीजिए, P1 और V डैश और अपॉन कितना हो रहा है, डिवाइड बाई आपको कहेंगे P2, ठीक है। ये निकल के आ गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार से अब कह रहा है इसी पर हम बॉयल्स के लॉ को लगाते हैं। बॉयल्स को लॉ लगा दिया हमने, अब चार्ल्स के लॉ को लगाते हैं। तो देखते हैं हमारा अब की बार आयतन V डैश से कहाँ तक जाएगा, V2 तक जाएगा, और टेम्परेचर कहाँ से जाएगा, T1 से T2 तक जाएगा, ठीक है, T2 तक जाएगा। तो V डैश बराबर यहाँ भी निकालिए कितना आएगा, V डैश बराबर निकल के आएगा हमारा V2 T1 और T2, ठीक है। दोनों V डैश को अगर हम बराबर कर दें तो कितना हो जाएगा, आपने निकाला होगा कि P1 V1 और P2 P1 V डैश अब P1 V1 अपॉन कितना P2 और बराबर कितना V2 T1 और T2, ठीक है। ये बराबर होंगे और एक एक वालों को एक साइड और टू टू वालों को एक साथ कर दें तो कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, PV बराबर PV अपॉन T बराबर क्या पढ़ते हैं, R, ठीक है। अब देखिए इसी R को ही हम क्या कर दें, एक निश्चित लेवल पर इसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कैपिटल R हो जाती है। तो हम कह देंगे PV बराबर कितना, PV T इज इक्वल टू कैपिटल R, ऐसी कहते हैं PV बराबर आर टी। अगर म्यू मोल हो तो उसमें क्या कर देंगे, म्यू आर टी कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें क्या मिलता है, या एन मोल हो तो एन आर टी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, आदर्श गैस है, और कैपिटल आर क्या है, एक गैस नियतांक है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पर अणुगति सिद्धांत के बारे में। अणुगति सिद्धांत होता क्या है, तो आप जानते हैं कि गैस के अणु जो होते हैं वो पूरे पदार्थ, पूरे बर्तन के अंदर बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, रुके हुए तो होते नहीं हैं, दौड़ते रहते हैं। तो उनकी गति क्या होती है, रैंडम मोशन होता है। जैसे हमने कहा बहुत सारे कण हैं, ऐसे बहुत सारे कण हैं, तो ये टकरा टकरा कर एक दूसरे से ऐसे कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो इनका जो अध्ययन आर क्लासियस और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था, इस मॉडल के अनुसार गैस के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए क्या होता है, सभी अणु एक जैसे होते हैं और ये प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, टकराने के पश्चात तुरंत क्या होते हैं, ये अपनी दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। अब इनकी गति जो होती है वो रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन, इसकी गति जो होती है उसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है।
और ये क्या करते हैं, जिस बर्तन में होते हैं उसके दीवारों पर क्या करते हैं, टक्कर के थ्रू मतलब क्या करते हैं, उस पर दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, तो यही बात कहा है कि यहाँ देखिए अणुगति सिद्धांत की कुछ परिकल्पनाएं हैं कि सभी गैस के अणु एक जैसे दृढ़ और गोलाकार होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और कह रहा है अनियमित गति करते हैं, फिर भी संपूर्ण आयतन में इनका जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह एक समान होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें कोई प्रतिकर्षण और आकर्षण नहीं होता है और गुरुत्वाकर्षण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। और वेग एवं द्रव्यमान बहुत, कह रहा गैस के अणुओं का वेग बहुत अधिक होता है और द्रव्यमान बहुत कम होता है और गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, अब आदर्श गैस का जो दाब है वो आप जानते हैं कि जब वो गति करेंगे तो बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करेंगे, और दाब आरोपित करेंगे तो उसका कुछ फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसे आपसे डिस्कस करेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आपको भविष्य में आगे चल के केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में मिलेगा, तो इसे ज़रूर तैयार कर लेंगे अगला व्यंजक जो होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।